नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा चुनाव में चरण दर चरण जुबानी जंग अब और तेज होती जा रही है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी गठबंधन और बीजेपी को घेर रही हैं। विपक्ष संविधान को खतरे में और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने में जुटा हुआ है, तो वहीं अब सत्ताधारी गठबंधन ने भी आरक्षण के पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालते हुए विपक्षी कांग्रेस पर काउंटर अटैक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को ओबीसी और एससी/एसटी का विरोधी बताया है। पीएम मोदी ने गुजरात में एक बार फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान बदलकर ओबीसी के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दरअसल पीएम मोदी के संपत्ति कर से लेकर मनमोहन सिंह के पुराने बयान का जिक्र करना हो या अब मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देने का बयान, जातिगत जनगणना के विपक्षी दाव की काट और इस वोट बैंक को बचाए रखने की बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है। अब 4 जून को चुनावों के नतीजे आएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितनी सफल होती है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रातों रात कर्नाटक के सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। इससे बीजेपी को चुनावी मौसम में ओबीसी के बहाने कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देकर ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया है। इस मुद्दे पर गुरुवार को गुजरात के आणंद और जूनागढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार वार किया। कांग्रेस ने क्या किया? कर्नाटका में रातों रात एक फतवा निकाला और एक ऑर्डर निकाला और कर्नाटका में भी जितने भी मुसलमान हैं सबको ओबीसी घोषित कर दिया। और ओबीसी को जो वहां 27% आरक्षण मिला था उसका बड़ा हिस्सा लूट लिया। क्यों? उनके दिमाग में सिर्फ अपनी वोट बैंक भरी हुई थी। ये कोशिश कांग्रेस ने आंध्र में भी की थी और अब कांग्रेस संविधान बदलकर पूरे देश में दलितों, आदिवासी और पिछड़ों का आरक्षण कम करके उनको छीनने का और बांटने का संकल्प लेकर के बैठी हुई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को 3 चुनौतियां दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो लिखकर देश को गारंटी दें कि संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी, देश को बांटने का काम नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दूसरी चुनौती दी है कि कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एससी/एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी। पीएम मोदी ने तीसरी चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस देश को लिखकर गारंटी दे जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार है वहां बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी। मेरी पहली चुनौती है कांग्रेस लिख करके दे कि वो देश में संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी। मेरी दूसरी चुनौती है कांग्रेस लिख करके दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य समाज को जो 10% गरीबों को मिलता है संविधान से मिला आरक्षण का अधिकार नहीं छीनेंगे। मेरी तीसरी चुनौती है कांग्रेस लिख करके दे कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वो कर्नाटका का जो मॉडल है ओबीसी को काट करके धर्म के आधार पर आरक्षण देने का, वो किसी भी अपने साथियों की सरकारों में, राज्यों में इस प्रकार का पाप नहीं करेंगे। ये देश को लिख करके दे। मैं लगातार बोल रहा हूं, चुप बैठे हैं, मतलब उनका ये हिडन एजेंडा है, मतलब उनके सोच में कोई खोट है। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब तेलंगाना की 26 जातियां ओबीसी स्टेटस की मांग कर रही हैं, कांग्रेस ने इनकी मांग पर गौर नहीं किया और रातों रात मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है दलितों का, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधारों पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। और अब कांग्रेस
संविधान बदलकर पूरे देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण कम करके उनको छीनने का और बांटने का संकल्प लेकर के बैठी हुई है। लेकिन मोदी ने खुले मन से जनता के बीच कांग्रेस की इस साजिश को देश के सामने ला दिया है। मैंने गारंटी दी है कि एससी, एसटी, ओबीसी को मिले आरक्षण को, सामान्य समाज के गरीबों को मिले हुए आरक्षण को अब कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करने देगा। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और विरोधी दलों के बीच संग्राम छिड़ा है। हर कोई खुद को ओबीसी का हितैषी और दूसरे को ओबीसी विरोधी बताने में जुटा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर मुखर है और सरकार बनने पर जातिगत जनगणना का वादा कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में कितने अधिकारी ओबीसी वर्ग से हैं, इसका भी डाटा लिए घूम रहे हैं। चुनावी रैलियों में इस आंकड़े का जिक्र बीजेपी को ओबीसी विरोधी बता रहा है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, अब मैं बोल रहा हूं, कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। अब कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी बनाकर आरक्षण देने का रास्ता बनाया है, उस रास्ते पर बीजेपी ने कांग्रेस के लिए सियासी रोड़े अटकाने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा रही है। बीजेपी ओबीसी वर्ग को ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस उसका हक मुसलमानों को दे रही है, वहीं मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर ध्रुवीकरण करना चाहती है। बीजेपी की रणनीति साफ है, यूनिवर्सल हिंदू वोट बैंक की। 2014 और 2019 में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे भी जाति वर्ग की भावना से ऊपर उठकर हिंदुत्व के नाम पर अस्तित्व में आए इस वोट बैंक का योगदान अहम था। इस वोट बैंक में कई विरोधाभास हैं और इसे बचाए रखना, अपने साथ जोड़े रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना का राग अलाप रही हैं, तो इसके पीछे भी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश। अब पीएम मोदी के संपत्ति कर से लेकर मनमोहन सिंह के पुराने बयान का जिक्र करना हो या अब मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देने का बयान, जातिगत जनगणना के विपक्षी दाव की काट और इस वोट बैंक को बचाए रखने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। अब 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पीएम मोदी ने विपक्ष को ओबीसी और एससी एसटी का विरोधी बताया है। पीएम मोदी ने गुजरात में एक बार फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान बदलकर ओबीसी के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। पीएम ने कहा, मेरे जिंदा रहते हुए मुस्लिम आरक्षण संभव नहीं है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है संदीप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत अतुल यादव जी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गोपाल कृष्ण जी, पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को 3 चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे को 3 चुनौती देता हूं। पहला, वो लिखित में दें कि धर्म के आधार पर वो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। दूसरा, एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेंगे। तीसरा, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और उनके साथियों की सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और बैकडोर से ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं देंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस मेरी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस की नीयत में खोट है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले
नमस्कार रेशु मैडम। नमस्ते सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहते हैं, हमेशा उनकी फितरत है। जिस कर्नाटक का उदाहरण बार बार वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो कर्नाटक की जनता ने उठाकर उनको अरब सागर में फेंक दिया बीजेपी को स्टेट इलेक्शन में। कहाँ 60 सीट और कहाँ 140 सीट कांग्रेस के पास। तो क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? जनता से बड़ा आदेश है क्या उनके पास? ये झूठ मूठ का ये प्रोपेगेंडा फैलाना प्रधानमंत्री का काम है। अरे अगर कुछ हो गया अभी कर्नाटक में तो जनता जवाब देगी ना। तो जनता ने विधानसभा में दिखा दिया ना कि जनता किसके साथ खड़ी है, और वैसी खड़ी नहीं है। ये कोई बीजेपी की मामूली हार नहीं है, बीजेपी की भयानक हार है। थ्रो आउट। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। संदीप दुबे जी, गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही है। अगर मैं आऊंगी सर, सारी आप जो भी बातें कह रहे हैं करके जवाब भी ले लेती हूँ ना। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को क्या परेशानी हो रही है, अगर हम मुस्लिमों को आरक्षण दे भी रहे हैं तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? इसका जवाब जनता दे देगी चुनाव में। ठीक है सर, शांति से आप सुन लीजिए ना, उनकी भी बातों को सुन लीजिए। मुझे बहुत कम समझ लिया। अरे सर, दोबारा आऊंगी आपके पास, अभी तो डिबेट शुरू हुई है। सबसे पहले आप ही से सवाल किया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं मुझे कम समय दिया। अरे सर 10 मिनट दूंगी, धैर्य रखिए ना। संदीप दुबे जी। रेतु जी, एक सवाल ये है कि आखिर धर्म के आधार पे आरक्षण क्यों दिया जाए, जबकि देश भारतीय संविधान से चलता है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, देश खतरे में। एक तरफ देश और संविधान को खतरे में बताते हैं, और जब संवैधानिक प्रक्रिया की बात होती है उसके अनुसार तो हर व्यक्ति, समूह, संप्रदाय और समुदाय को जो सुविधा देनी चाहिए उस सुविधा देने के लिए तो भारत सरकार बाध्य है। इसमें धर्म को क्यों शामिल कर रहे हो भाई? इसमें तो धर्म शामिल नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है धर्म की बात करेगी, धर्म के आधार पे काम करेगी, एक धर्म विशेष को खुश करने की काम करती है। तो दुख तो होगा ना जब हर मत बोलिए, अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है, उसको लेके सरकार को चिंतित होना चाहिए। अगर वो सरकार कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर सरकार चिंतित नहीं है, उसको तो इतने साल राज करने का मौका मिला। गरीबी है तो चिंतित होना चाहिए। जब गरीबों ने उनका साथ छोड़ दिया तो आप देखिए धर्म की ठीक है गोपाल कृष्ण, ठीक है, जवाब दे दीजिए। आप लोग हमेशा कहते हैं मंचों पर कि देश का जो संविधान है वो खतरे में है, लेकिन संविधान में जो लिखा गया है उन बातों को आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आपने किस तरीके से धर्म के नाम पर आरक्षण दे दिया सर, जब संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण है ही नहीं। तो के नाम पर गरीबी और अल्पसंख्यक के नाम पर आरक्षण का खेल तो आप लोग खेल रहे हैं। क्या जितने भी मुस्लिम थे, जितने भी मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में लाया गया है वो सब गरीब थे क्या सर कर्नाटक में? जी, जो दिया गया वो सब गरीब है। सब गरीब है, सारे कर्नाटक के सारे मुस्लिम गरीब है। हाँ, अरे तो सारे हिंदुओं को दे दो ना भाई, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, बहुत गरीब है। जैसे 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया था ना, 2 करोड़ रोजगार का जुमला। और अरे मुद्दे को घुमाइए नहीं, मुद्दे को घुमाइए नहीं, आप सीधी सीधी बात करिए ना सर। किसानों पर तो कहर बरसा रहे हैं। सर देखिए कहाँ मतलब बात क्या चल रही है और आप किसानों पर पहुंच गए। मतलब क्यों विषय को भटकाना चाहते हैं? आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर? तो सीधी सीधी बात करिए ना सर, इतना क्यों भटका रहे हैं? ठीक है, मैं वापस से आऊंगी, ठीक है सर, मैं आऊंगी, वापस से आऊंगी आप दोनों के पास। लेकिन अतुल यादव जी, इस बार आपने पीडीए का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर रखा, लेकिन अब तो पूरा चुनाव ही हिंदू मुस्लिम होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिमों को जिस तरह से कर्नाटक में ओबीसी कोटे में डाल दिया गया, अब पीएम मंच से यही बात दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस सबका हक छीन के मुसलमानों को दे देगी, आपकी संपत्ति लूटकर सपा कांग्रेस अपने वोट बैंक को बांट देगी। और आपका वोट बैंक कौन है, अब तो सीधा सीधा मंचों से ये बताने का कार्य भी बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने शुरू कर दिया है। त्यागी जी, आप ये देख पाएंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगी, किसानों की आय दुगनी, आर्थिक असमानता, अन्य चीजों पे जो कोरोना काल में जो आर्थिक लोगों को नुकसान पहुंचा था, उसके संदर्भ में कहीं भी अपने मन से बात नहीं करी जा रही है, और केवल जाति और धर्म के आधार पर ही इलेक्शन। अगर माननीय प्रधान के संदर्भ में, अपने कार्यों के संदर्भ में, युवाओं के रोजगार के संबंध में कोई अगर बात रख रहे हो तो बता दीजिए। यानी कि इनके अंदर हताशा और निराशा है, और जब हताशा और निराशा होती है तो ये लोग कोई
धर्म, जाति, मंगलसूत्र, इन चीजों पे बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर इस वक्त हताशा है, निराशा है, 10 साल में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन अगर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है सर, तो आप लोग मंचों से जाकर आप भी तो बखान करिए ना, आप भी तो जनता के बीच जाइए, आप भी प्रचार करिए कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप क्यों पीछे हैं फिर उसमें? देखिए, हमारे त्यागी जी, हमारे द्वारा जो है लगातार हमारे जो नेता अखिलेश यादव जी हैं वो लगातार मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अग्निवीर की व्यवस्था खत्म करके हम जो रेगुलर भर्ती होती है, जो पहले होती थी, उसको करेंगे। युवाओं को रोजगार जो चीजें चल रही हैं उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, है ना? जो चल रहा है उनको तो आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। कुछ नई योजनाओं की भी बात करिए ना, कि हम आएंगे तो ये लाएंगे, जो चल रहा है उसको भी समाप्त कर देंगे। देखिए, जो हमारी सरकार आएगी, हम रोजगार के सिलसिले में हमेशा आगे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही है, हम पीडीए पे चल रहे हैं। और एक चीज बता दें, जो हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात जनता, अब ना इन चीजों से जो आजकल मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठा, आपने देखा होगा चुनाव हो चुका है और ये लोग बहुत परेशान हैं। और परेशान इसलिए हैं कि जनता इनकी तरफ अब देखना नहीं चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। महंगाई पे नहीं बोला जा रहा है, क्यों नहीं बोला जा रहा है ये जान सकते हैं इनसे। जनता जो बच्चे हैं भविष्य के, वो देश के युवा पीढ़ी है, वो आगे कहाँ जाएगी? रोजगार होना चाहिए, अन्य चीजें हैं, स्कूलों में शिक्षा जो बहुत महंगी हो चुकी है उस संदर्भ में बात होनी चाहिए। कहीं कहीं इस टाइप के मुद्दे गायब हैं। तो समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन के साथ में है। और हम ठीक है सर, जो लोग विपक्ष में होते हैं वो सवाल उठाते हैं ना, तो आप भी तो सवाल पूछने का कार्य नहीं कर रहे हैं ना। जिस तरीके से सवाल पूछने चाहिए आप लोग भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने जातिगत जनगणना को लेकर भी अभी जिक्र किया, उसको लेकर भी मैं आपसे बात करूंगी, मैं आऊंगी, वापस से आपके पास आऊंगी। लेकिन मनीष गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है, मुस्लिमों की सभी जातियों को ओबीसी कोटे में डाल दिया है। ऐसा करके ओबीसी को मिलने वाले बहुत बड़े हक को छीनकर धर्म के आधार पर दे दिया। सर, कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी कोटा देने से ओबीसी तो नाराज है ही, अब चुनाव जो है वो पूरे तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदू बनाम मुस्लिम बनता नजर आ रहा है। मनीष गुप्ता जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है जी। मेरा कहना यह है रेशु जी कि सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मुसलमानों में जातियां होती हैं क्या? अगर वहाँ जाति होती नहीं तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों? ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट। अगर संविधान में ओबीसी को रिजर्वेशन सिर्फ जाति के आधार पर दिया तो मुसलमानों को आरक्षण देना क्या निकाय ये कृत्य संविधान विरोधी नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी मानने वाले हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का ये कार्य संविधान विरोधी है। भाई, जहाँ संविधान में किसी भी एक सेकंड सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, सब सुन रहे हैं गोपाल कृष्ण जी, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है सर, एक एक करके वो उनकी बारी आई है तो सुनने दीजिए। प्राथमिकता मिलेगी और ना धर्म के आधार पर उसको पीछे रखा जाएगा। अभी गोपाल कृष्ण बड़ी हैरानी भरी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी को कर्नाटक में अरब सागर में फेंक दिया। यानी अगर कोई पार्टी एक चुनाव हार जाएगी तो क्या ये माना जाएगा कि अरब सागर में फेंक दिया? उस हिसाब से तो कांग्रेस को पाताल के अंदर गाड़ा ये बीजेपी। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए पार्टी के वक्ता को, इसे छिचोरापन कहते हैं। अरे तो छिचोरापन तो नहीं करनी चाहिए है। आपने दिया क्या ये बोलिए, लिखित में दीजिए। 22 लाख करोड़ का रोजगार दीजिए, 20 लाख करोड़ का। आते अब सुनिए, आप रोजगार बर्बाद सुनिए, झूठ जुमला छोड़ते हैं क्या? आमदनी दोगुनी हो जाएगी किसानों की। किसान लोग रोजगार हरियाणा में, ये बताइए ना किसान से कितना प्रेम है आपको?
अरे इनको जुमला बताइए कौन छोड़ता है? वो जनता अरे जान 2 चुकी है। मिनट चुप रह लो यार। अरे वो 2 मिनट चुप रह लो, मैं राजनीतिक बोल रहा। विश्लेषक हैं गोपाल कृष्ण जी, कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। आप उनसे भी इस तरीके से सवाल कर रहे हैं। वो अपनी मतलब बातें रख रहे हैं, उन्होंने उनको बोला बातें कि रखने बीजेपी दीजिए। में बड़ी चिंता हुई उनकी, तो ऐसा लगा कि बीजेपी के सर प्रवक्ता ही हैं। आप किसी और की चिंता मत करिए। कांग्रेस को इस वक्त अपनी चिंता करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान दीजिए ना सर। नहीं नहीं, ये मैडम आप नहीं समझेंगे ना, आप मीडिया चलाइए, सच्चाई कांग्रेस ये अपनी चिंता है। कर रही है। हाँ, सच्चाई ये है कि रोजगार के फ्रंट पे सरकार बिल्कुल चिंतित दिख रही है। इस साल में लगभग 22 लाख पीएस के नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब ये कहां से आ रहे रजिस्ट्रेशन? दरअसल कांग्रेस ने रोजगार और नौकरी में एक फर्क पैदा कर दिया है। उनके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है। राहुल गांधी को ये चिंता तो है नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, बजट कैसे बनेगा। बस 1 लाख उनको बांट दो, खटाखट 2 लाख उनको बांट दो, सबको नौकरी दे दो। अरे भाई, देश में पैसे होंगे तो आएंगे ना। पर समस्या ये बस अच्छा ये ठीक है, वो कौन सी चाबी है? ठीक है, मैं सवाल कर लेती हूँ इस पर। गोपाल कृष्ण जी, आप लोगों के पास वो कौन सी चाबी है, जरा जनता को भी बता दीजिए, जिससे खटाखट पैसे आ जाएंगे। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि 1 मिनट में मैं पूरी गरीबी जो है वो दूर कर दूंगा, देश में कोई गरीब ही नहीं रहेगा। तो वो कौन सी की है, जरा जनता को भी बता दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी सरकार थी तो रेलवे, बैंक और सेना तीनों में बहुत बड़ी तादाद में नौकरी दी जाती थी उस समय। और खासकर मैं बिहार का हूं, तो मैं देख रहा होता था कि हर साल कम से कम 1 लाख परिवार अच्छे नौकरी करके पहुंच जाता था, सेना, बैंक और रेलवे। आज प्रधानमंत्री ने जो अग्निवीर लाया, पूरी भारत के छात्रों ने विरोध किया, सनातन के छात्रों ने विरोध किया। जब वो यही भाषा समझते हैं तो यही भाषा समझाएंगे कि सनातन के हिंदू लड़के मांग रहे थे रोजगार और आपने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। आज किसान थे, हरियाणा के किसान, जब उन्होंने एमएसपी पे हक मांगा तो आपने लाठीचार्ज किया। लेकिन 16 लाख करोड़ अपने गुजराती व्यापारियों का कर्जा माफ करने में कोई कसर नहीं किया। तो इस तरह का दोहरा व्यवहार जो प्रधानमंत्री जी का है वो पूरी तरह से खुल चुका है और जनता देख रही है। और अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये झूठ बोल रहे हैं। अब इसको जनता बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ठीक है, मैं इस पर जवाब संदीप दुबे जी से लेना चाहूंगी। संदीप दुबे जी कह रहे हैं कि आप लोग दोहरा व्यवहार कर रहे हैं देश के युवाओं के साथ भी। रेशु जी, बड़ी दिक्कत है। देश का युवा आज अब जो है देश को समझ रहा है। अगर सरकारें निर्धन और साधन विहीन लोगों को विशेष रियायतें दे रही हैं या मिलनी चाहिए, तो आरक्षण के भी उचित हकदार ऐसे ही लोग हैं। हम लोग आरक्षण पे आज चर्चा कर रहे हैं और आरक्षण जो है सरकार जो देती है वो सरकार इस आधार पे देती है कि बहुत सी जातियां जो पिछड़ी हैं, आर्थिक आधार पे पिछड़ी हैं, तो उसको आरक्षण देके बेहतर उनके लिए व्यवस्था की जाती है ताकि वो समाज के मूल भावना को समझें और समाज में शामिल हो। लेकिन देखिए, जिस तरह से आरक्षण को धर्म के आधार पे कांग्रेस बात कर रही है या काम कर रही है और एक तरफ कह रही है कि संविधान जो है हमारे पे आरोप लग रही बीजेपी पे कि ये लोग संविधान बदल देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है? ये देश देख रहा है। ये वही लोग हैं जो आपातकाल लाए। देश कैसे भूल सकता है? तो ये देखिए, भारत का संविधान बदलने वाले लोग जो कितने गोपाल कृष्ण जी, क्या समस्या है आपको दिक्कत क्या है, आप ये बताइए ना। बाकी भी जो पैनलिस्ट है, 1 सेकंड सर, बाकी जो पैनलिस्ट है वो बड़े धैर्य से आपको सुन रहे हैं और कोई भी बोलता है आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। ये सही बात नहीं है सर। ध्यान से उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपकी बारी आएगी तो जवाब दीजिएगा। कर रहे हैं और यही बात प्रधानमंत्री जी पुरजोर तरीके से देश के लोगों के सामने रख रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी के कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग वो प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं। तो मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं कांग्रेस के जो भी भाई हैं बहुत अच्छे भाई लगते हैं, हम तो इनको बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन इनके पास तो कोई भाषा मर्यादा नहीं है। देखिए, देश को सबको मिलके समझना पड़ेगा। ये देश तो सबका है, साझी विरासत है और साझी विरासत में सबका हक है। और इस हक को ऐसे मत करिए कि आपस में नफरत फैलवाइए, आपस में लोगों को बांटिए। देश को आगे ले जाने के लिए नफरत फैलाने वाला कार्य तो हो ही रहा है संदीप दुबे जी। सर, मेरा एक सवाल और भी आपसे संदीप जी, धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक वीडियो कांग्रेस के कई नेताओं ने पोस्ट किया है जिसमें अमित शाह जी कहते दिख रहे हैं कि हम आरक्षण को ही खत्म करेंगे। हालांकि वीडियो की स्थिति को लेकर हम अपना कोई दावा नहीं कर रहे हैं और उसकी जांच भी चल रही है, पर कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे को भुना रही है कि बीजेपी आई तो आरक्षण ही समाप्त कर देगी। देखिए, बिल्कुल नहीं। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो विषय रखा वो कहा कि जो आरक्षण आज लागू है
कोई माई का लाल उसको बदल नहीं सकता, क्योंकि जो निर्धन है और साधन विहीन लोग हैं उनको विशेष रियायत मिलनी चाहिए रेशु जी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए पूरी तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को मानती है, जो निर्धन है, साधन विहीन है, जो आरक्षण की उचित व्यवस्था है, जो आरक्षण के हकदार हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए भ्रम फैलाना नहीं चाहिए। देश में हम लोग युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने देश की हर परिस्थिति के विषय में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और कांग्रेस तो ऐसा सोचती है कि ये सरकार जो सत्ता में नहीं रहती कांग्रेस के लोग, तो वो बेचैन हो जाते हैं, वो किसी को भी गाली देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, घर पहुंच जाएंगे। अरे ये लोग वही लोग हैं जो देश में इमरजेंसी लगाई, संविधान को तार तार कर दिया। रूढ़ जब दल थे तो इन्होंने संविधान को बराबर टाइम कितनी बार बदला, इनको वो कुछ याद नहीं रहता। और अभी राजीव जी के जो सुपुत्र है पूर्व प्रधानमंत्री जी के, वो तो खुल के जो विषय रख रहे हैं वो धर्म विशेष के लोगों का सिर्फ वोट पाना है। क्यों वोट पाना है? दिल्ली में वो धर्म विशेष के लोग इनके साथ नहीं, यूपी में नहीं, बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, देश के आधे राज्य हैं जहां वो है ही नहीं, फिर भी उनको लुभाने के लिए सब कर रहे हैं। और वो भी जनता समझ रही है, उनकी इनके किसी बात पे वो विश्वास भी नहीं करते। इसी का परिणाम है कि आप देखिए इन स्टेटों में कांग्रेस की क्या दुर्गति। कांग्रेस तो आज अपना रोना रो रही है। दिल्ली में उसके लोग तोड़ के भाग रहे हैं, यूपी में हर देश के कोने में लोग तोड़ के भाग। दक्षिण भारत जब अपनी बात, चलिए ठीक है संदीप जी, कांग्रेस की स्थिति को वो जाने, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोपाल कृष्ण जी, आप ओबीसी के हितों की बात करते थे। हाल ही में हुए हिंदी पट्टी राज्यों में आपने विधानसभा चुनावों में ओबीसी मुद्दे को खूब उठाया। सर फिर ऐसा क्या हो गया, ओबीसी के हकों को आपने दूसरों को दे दिया? और पीएम इसी बात को हर मंच से कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस। सबसे बड़ी बात, पहले बात मैडम कि जितना बीजेपी कार्यकर्ता को समय मिला मुझे भी उतना ही सर आप एक काम करिए, आप किसी दिन मेरे ऑफिस में आइए, मैं बकायदा आपका 1-2 घंटे का इंटरव्यू करूंगी। आप परेशान मत होइए सर, 1-2 घंटे का आपका अलग से एक इंटरव्यू कर लेंगे, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं सर हर डिबेट में। आपने समय सबको दिया उतना मुझे भी दीजिएगा। आप देखिए ना, मैंने सबसे ज्यादा, एक काम करिए, अगर आप पूरा बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहे हो तो सबसे ज्यादा किसको समय दिया है आप उसको चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद जब आप डिबेट में बैठेंगे तो फिर बताइएगा जरूर। सबसे पहली बात बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री का काम है झूठ बोलना। झूठ बोलो, हमेशा बोलो, बोलते रहो। इस तरह का नारा प्रधानमंत्री ने खुद लगाया था। बिहार को भी बोला था कि मैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दूंगा, एक स्पेशल स्टेटस दे दूंगा, कुछ नहीं दिया। आज की हालत ये है कि पूरा रेलवे को बेचकर जो सर सरकारी बात क्या हो रही है, सभी को फायदा विषय को आप कहाँ ले जा रहे हैं? सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, मुद्दे को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? आरक्षण की बात करिए ना सर, क्यों भटक रहे हैं आप विषय से? होता था तो ओबीसी को रिजर्वेशन का फायदा मिलता था, SC/ST को रिजर्वेशन का फायदा मिलता था, गरीब सभी लोगों को फायदा मिलता था। जब अब रेलवे का एग्जाम ही नहीं होगा तो फायदा मिलेगा किसको? ये तो SC/ST OBC का अभी पहले बिहार पहुंचे थे, अब रेलवे पहुंच गया। सरकारी एग्जाम होने पर है, सरकारी एग्जाम होने पर है, सरकारी रोजगार में है, तो अपने रोजगार को खत्म कर दिया, रेलवे को खत्म कर दिया, अपने लाखों करोड़ों ओबीसी को धूल चटा दिया। उसके बाद किसान जो होते हैं जनरली लो वर्ग से होते हैं, जो कुदाल चलाते हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है, उस पर आपने हरियाणा में आंसू गैस के गोले बरसाए, ड्रोन के मामले से। तो इस तरह का जो व्यवहार है प्रधानमंत्री जी का, वो ओबीसी ही नहीं किसी के पक्ष में नहीं है इस देश के। आपने बड़े बड़े कंसाइनमेंट ड्रग्स के आ रहे हैं गुजरात में, पाकिस्तानी नाव पकड़े जा रहे हैं, कोई चर्चा उस पर नहीं हो रही है। ये इतना बड़ा बात है कि पाकिस्तानी नाव पकड़े गुजरात में। मैं बोलूँ गुजरात तक मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। कोई चर्चा किया गया रंगून वहाँ से क्लिक किया है, टेलीफोन से है ना, पूरी दुनिया की बात कर रही है, विषय पे बात ही नहीं। बहुत बड़ा हब बन चुका है। ठीक है सर, समझ गए गोपाल कृष्ण जी, समझ गए। ठीक है सर, सब समझ गए। इनको अडानी को सिर्फ देना है, ये किसी के सगे नहीं है, जनरल के भी सगे नहीं है। सरकारी नौकरी गई तो जनरल को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है। OBC/ST की तो है ही, लेकिन जनरल का भी नुकसान हुआ। ये सिर्फ 4-5 व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री काम करते हैं और उसको फंडिंग करवाने के लिए। ठीक है सर, जो बातें आप यहाँ डिबेट में बैठकर कर रहे हैं वही बातें लगातार राहुल गांधी भी करते हैं, वही बातें प्रियंका गांधी भी करती हैं। वो पूरी जनता सुनती है, वो पूरी जनता उसको सुन रही है। लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं आप उस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। अतुल यादव जी, ठीक है सर, मैं समझ गई। अतुल यादव जी, आप लोग जाति
की जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से पहले से तैयार आरक्षण का बंटवारा दूसरे समुदाय के लोगों में हो रहा है, ये झूठ उससे है, तो ये झूठ लोगों को बोल ये रहे भी हैं भय होगा प्रधानमंत्री। कि आप 1.25 करोड़ ओबीसी का आप और लेकर SC दिखाइए। ST के तहत अन्य समुदायों आप की भी लेकर पिछड़ी दिखाइए। जातियों को ना जोड़ लेंगे। कहाँ बंटवारा हुआ आप लेकर सर, आपसे दिखाइए। सवाल नहीं है, सर। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं मुझसे। रेशु त्यागी जी, मेरा ये रिक्वेस्ट है, दिखाइए मुझे पीसीआर से कहाँ रिक्वेस्ट है, बंटवारा इनकी हुआ। ऑडियो जरा डाउन कर दीजिए। देखिए रेशु अतुल त्यागी यादव जी, जी। हर राज्य में हर राज्य सरकार को अपने अपने जनता के हितों की बात रखने का या उनके मुद्दों को उठाने का अधिकार होता है। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ बात करूंगा, जो हमारी समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश से है। तो जनता जो है वो समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है, आरक्षण कौन खत्म करना चाहता है, संविधान कौन बदलना चाहता है, ये सब जनता जो है ना वो जनार्दन है। जनता जान चुकी है जो, और लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर आ चुका है। आप देखेंगे कि 2 चरण के चुनाव जब हो चुके हैं तो जो मेन मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, वो जनता के बीच से गायब हैं। बेरोजगार, मैंने अभी पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या बेरोजगारी पे बात की जा रही है, महंगाई पे बात की जा रही है। अरे जब ये यूपी में इलेक्शन था तब भी बोलते थे, छत्तीसगढ़ में था तब भी बोलते थे, मध्य प्रदेश में बात था तब भी बोलते थे, राजस्थान में हुआ तब भी बोलते थे। आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। देश का चुनाव है, देश को कैसे आगे ले जाएंगे उस पर कोई 1-2 लाइन तो बोलिए। सुन लीजिए, हम सब स्काइप से जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, बात सुन। रोजगारी के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसी भी रैली में कहा गया वो बता दीजिए। महंगाई और रही बात आर्थिक तंगी, क्या जब कोरोना आया यही बातें अतुल यादव जी, अभी यही सारी बातें गोपाल कृष्ण जी कर चुके हैं आपके साथी। अब फिर उन्हीं बातों को आप दोहरा रहे हैं जो मैंने आपसे सवाल किया, जो उनसे सवाल किया, जो आरक्षण को लेकर मैं लगातार बात कर रही हूँ, उस पर आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बताता हूँ, आरक्षण एक देश में ओबीसी, SC, ST के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। ये जो एक प्रक्रिया है, हर राज्य को अपने अपने आधार पर कुछ भी इसमें निर्धारित करने का हक है। और रही बात, अगर कोई राज्य है, वहाँ के विषय में वहाँ की सरकार जो कुछ अगर कर रही है, कुछ चीजें गलत फैलाई जाती हैं। और रही बात, मतलब ये गलत फैलाया गया है, ये भ्रम है। जनता चुनाव में है, अब जो है क्या ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किया गया कर्नाटक में मुस्लिमों को, ये भ्रम फैलाया जा रहा है क्या सर? मैंने कहा कि जनता जानती है, मैंने ये नहीं कहा भ्रम है, मैंने कहा भ्रम की स्थिति जो बनाई जा रही है, कुछ होगा वो जनता स्वयं। नहीं तो कैसी स्थिति सर, ये तो क्लियर है ना, स्थिति कहाँ बनाई जा रही है? मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्थिति आप बताइए ना, स्थिति कहाँ बनाई जा रही है? हेलो, देखिए मैं इसी के पास आ रही हूँ, मनीष गुप्ता जी आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, चुनाव में क्या जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, इन चीजों पे बात हो रही है, नहीं हो रही ना? तो ये बात है, अगर 10 साल का कार्यकाल, अगर 10 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा किया गया होता कि जनता उसे याद करती, तो ऐसा इन चीजों पे नहीं आना पड़ता। रही बात, ठीक है सर, अच्छा आऊंगी मैं, वापस से आपके पास आऊंगी। मनीष गुप्ता जी, ठीक है सर, मैं आऊंगी, वापस से आपके पास आऊंगी। मनीष गुप्ता जी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण देने का राज्य सरकार का निर्णय कर्नाटक की राजनीति को किस तरीके से सर प्रभावित कर रहा है, और इसके असर दूसरे राज्यों की राजनीति पर किस तरीके से हो सकते हैं? देखिए रेशु जी, कोई असर नहीं है कहीं भी। गोपाल कृष्ण जी आपसे सवाल नहीं है, मनीष गुप्ता जी से सवाल है। रेशु जी, मुस्लिम तुष्टीकरण का जो गंदा और जहरीला खेल कांग्रेस खेलती आई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इस देश में मुसलमान एक वोट बैंक बन गए, उनके विकास का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। मुसलमान अब इस बात को समझ गया है कि कांग्रेस उनका भला नहीं चाहती, उनका इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं हिंदुओं में, खासकर बैकवर्ड और पिछड़ों में इस बात को लेकर बहुत क्रोध है, नाराजगी है, कांग्रेस के खिलाफ एक असंतोष है। पूरे देश में इस तरह की खबर आ रही है जिसमें ये महसूस किया जा रहा है कि मुसलमानों को हिस्सा, हिंदुओं का हिस्सा मुसलमानों को दिया जा रहा है। इतना कुछ कांग्रेस पहले से करती आई है, आगे भी कर रही है। जिस तरीके से मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक का दर्जा बढ़ाया गया, इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मुसलमानों पर देश के संसाधनों का पहला हक है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चों वालों को, है ना, यानी हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को बांट दी जाएगी। इस तरह की
जो कुचक्क कांग्रेस रच रही है पूरा देश ये देख रहा है, और जिसका जवाब वोटों की शक्ल में कांग्रेस को दिया जाएगा। कांग्रेस का बंटाधार होने वाला है इस वक्त अरब सागर की खाई में। अब वो गहराई में अगर कोई ढूंढे तो वह कांग्रेस के टुकड़े मिल जाएंगे। मेरा कहना यह है कि ये कुचक्क रचना कांग्रेस बंद कर दे। जनता को समझ आ चुका है कि कैसे मुसलमानों को बांटना सर अनम्यूट है, आपकी आवाज आ रही है गोपाल कृष्ण जी, सुन रहे हैं हम आपको, आ रही है आपके पास, आ रही है आपके पास। दूसरी बात ये है, इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कहते थे कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है, झूठ मत और बोलिए। खासकर मुसलमानों क्या का कर दिया, और स्पेशली मुसलमानों का हक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ये चाहते हैं कि हिंदू बहुल देश में सबसे पहले इस देश की संपत्ति मुसलमानों को बांट दी जाएगी, और अगर मुसलमानों की कोई संपत्ति है वो वक्फ में दे दी जाएगी। धीरे धीरे करके इस देश में शरीयत का कानून लागू करने की इच्छा कांग्रेस की है। कांग्रेस चाहती है ये देश शरीयत कानून से चलेगा, और उसी की तैयारी की जा रही है। रेशु त्यागी जी इंतजार करिए 50 साल का, 50 साल में आपको भी लिखना पड़ेगा। आपके हमारे परिवार के लोग अपने नाम के आगे कांग्रेस के खान लगा देंगे। इस तरीके से मनीष गुप्ता जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपसे इस तरह के बयानों की हम उम्मीद नहीं करते हैं। जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता है नहीं है सर, और आपको एकदम न्यूट्रल होकर रहना चाहिए। आपसे मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगी सर, प्लीज मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मनीष गुप्ता जी सर, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सर, आपके लिए सभी पार्टियां बराबर हैं। हाँ, किसी ने अच्छा काम किया है तो आप बता सकते हैं कि कोई खराब काम कर रहा है तो भी बता सकते हैं, आप विश्लेषण कर सकते हैं सर, लेकिन इतना एक सेकेंड मनीष गुप्ता जी, इतने आगे तक का विश्लेषण आप मत करिए। इतने आगे तक का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है आपको। संदीप दुबे जी आरोप लगाते तो एक बार को समझ में आता, लेकिन आप इस तरह की बातें करेंगे वो आपके मुख से शोभा नहीं देता। माफी चाहूंगी सर, ठीक है, मैं आऊंगी वापस से आपके पास आऊंगी। संदीप दुबे जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हो। संदीप दुबे जी, शायद आप तो सोच रहे होंगे कि मुझे तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, मेरा काम तो बाकी लोग ही कर दे रहे हैं यहाँ पर। संदीप जी, भावनात्मक रूप से लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों की सराहना करते हैं। उनके दिल में मोदी जी बसे हैं और मोदी ने सबका दिल जीता। मोदी जी नहीं बसे हैं, वो अनपढ़ है और गुलाम है, वो की बात बोल रहे हैं। साल तो हो गए, स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी उत्पन्न हुई है जो कांग्रेस ने उत्पन्न की है। कांग्रेस को इस देश में कुछ दिखता ही नहीं। बड़े रोडों पे इनकी गाड़ियां धड़कले से दौड़ रही है, कांग्रेस को विकास नहीं दिखता। राफेल भारत आ गया, कांग्रेस को दिक्कत है। जनधन योजनाएं चल रही है, कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस सम्मान निधि, आपने कुछ नहीं बनाया, किसानों को सम्मान मिल रहा है, कांग्रेस ने बनाया है। गरीबों को पीएम कल्याण योजना आपने को बनाया पहुंच रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत है। डिजिटल इंडिया से दिक्कत है। अभी मुझे समझ में नहीं आता, जो भी विषय रखेंगे सब कांग्रेस है तो कांग्रेस को जनता ने क्यों हटाया है? अगर आप एक सेकंड गोपाल कृष्ण जी, सब कुछ कांग्रेस ने ही किया है। चलिए हमने मान लिया 60 सालों में कांग्रेस ने बहुत कार्य किया है। अरे सर अनम्यूट है, आप ही को सुन रहे हैं सर। नहीं है, मुझे दिख रहा है स्पीकर म्यूट है। अरे ये चिल्ला के समय जाया कर रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं, कहीं जनता इनके साथ जुड़ी नहीं है, दिखाने के अलावा कुछ नहीं है। सर आपकी आवाज कैसे सुन पा रहे हैं? आप सारी बातों पर जवाब दे रहे हैं तो कैसे जवाब दे रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं ना वो लोग, स्पीकर कौन नहीं सुन रहे सर? कौन नहीं सुन रहा है आपको? अनपढ़ों को बिठा के रखा है जो बोल रहा है कि सर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। लिखना पड़ा क्या? आप ऐसे किसी की तुलना नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते। कोई आपको डिग्री दिखाएगा अपनी कि कितना पढ़ा लिखा है कितना नहीं यहाँ पर? वो तो बोल रहे कि खान लिखना नहीं तो आप डिग्री देखेंगे क्या किसी की? 75 साल कहाँ लिखना पड़ा आपको? खान ये झूठ बोलते हैं। आप अपनी बातों को रखिए ना सर, तरीके से रखिए। सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, सब झूठ बोल रहे हैं, सारी पार्टियां झूठ बोल रही हैं, आप तो सच बोलते हैं ना। 60 साल आपने इस देश पर राज किया, लेकिन जनता क्यों नकार रही है आपको? अगर आप सच बोल रहे हैं तो क्यों नकार रही है, उस पर मंथन करिए आप। बीजेपी को पूछने वाला नहीं है। दक्षिण भारत में, पंजाब में जा नहीं सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट। राजस्थान की बात करिए ना सर, राजस्थान में आप कहाँ रह गए? मध्य प्रदेश की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, जहाँ है वहाँ की बात करते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ से क्यों चले गए? इस पर कभी मंथन आपने किया? बहस करने लगते हैं सर।
किया है मंथन मैंने, आप लोग मंथन कीजिए कि जो आप मीडिया में बता रहे हैं। सर मुझे मंथन करने की क्या आवश्यकता है? मुझे सरकार चलानी है क्या? या मैं कांग्रेस की या बीजेपी की प्रवक्ता हूँ? मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है सर? मैं अपना कार्य कर रही हूँ और मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। आपको सिर्फ बीजेपी बिना मतलब की बहस करते हैं सर, जिसका कोई तर्क ही नहीं है। तर्कहीन बातें आप लोग करते हैं, कोई मतलब नहीं है सर। इमरजेंसी है कि नहीं, बोलिए ना आप। तर्कहीन बातें करते हैं आप। अभी इमरजेंसी है, बोलिए आप। मैं क्यों बोलूंगी सर? लेकिन हम इमरजेंसी बोल नहीं सकते। क्यों बोलूंगी सर? मीडिया को आजादी थी इमरजेंसी बोलने की। अजीब बातें करते हैं सर। इमरजेंसी है, जब लोगों को डरवा रहे हो, धमका रहे हो आप, धर्म के आधार पे आरक्षण दे रहे हो, संविधान के रक्षक 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के प्रधानमंत्री कहते थे कि 85% योजनाओं के धन भ्रष्टाचार की रेट चढ़ जाती है। अभी सारी योजनाएं जनता को मिल रही, कह रहे हो मिल है। वाह भाई वाह, गजब है कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरा। नहीं, आप लोग कुछ भी बोले सर, आप लोग कुछ भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मंचों से जाकर सर, आप लोग मंचों से जाकर वोट जिहाद कराएं, उसके बाद कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं चुनावों में। कौन जिहाद की बात कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिहाद की बात। वोट जिहाद की बात किसने की सर? वोट जिहाद की बात किसने की 2 दिन पहले सर? उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद की बात किसने की, आप बताइए ना। अरे रोजगार दिए होते तो हिंदू के लड़कों को मिलता ना, आपने दे दिया हिंदू के लड़कों को रोजगार। अग्निवीर के लिए कौन विरोध किया? सर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान वो वोट जिहाद की बात कह रही है, वो आपको नहीं नजर आ रहा? अग्निवीर का बात कीजिए, अग्निवीर का खराब किया। काफिरों का काफिरों को मार दो, जहाँ मिले काफिरों को मार दो, जहाँ मिले काफिरों को मार दो। ये जिहाद का मतलब ये है। मनीष गुप्ता जी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? किस तरह की बातें कर रहे हैं? जिहाद का मतलब होता है जहाँ काफिर मिले उसे मार दो। और ये कांग्रेस जिहाद की समर्थक है। ये इनके नेता वोट जिहाद की बात करते हैं, इनके नेता वोट जिहाद की बात करते हैं। जिहाद का क्या मतलब होता है? जरा कुरान शरीफ पढ़ कर देख लीजिए, कुरान शरीफ पढ़कर देख लीजिए जिहाद का क्या मतलब है। बातें और इस तरह की डिबेट में भाग लेना भी, और पूरे सनातन के लड़कों ने विरोध किया उसका। मतलब आप लोगों को, मतलब बिल्कुल मैं क्या बोलूं, मतलब भाषा पर बिल्कुल संयम नहीं रह गया है। कितने निचले स्तर की भाषा का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सर? पूरा देश इस वक्त आप लोगों को देख रहा है और शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की भाषा का, कितने निचले स्तर की भाषा का इस दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। संदीप दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के नेता तो हैं, इसके साथ ही एक अधिवक्ता भी हैं और आरक्षण के बारे में वो बखूबी जानते हैं। क्या कहता है संविधान आरक्षण को लेकर? बता दीजिए जरा, बता दीजिए संदीप दुबे जी, बता दीजिए। आपका लेटर है क्या आरक्षण वाला? दिखाइए मुझे। गोपाल कृष्ण जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बस बहुत हो गया सर, बहुत हो गया सर। इतने निचले स्तर की डिबेट उम्मीद नहीं की जा सकती है। नहीं, क्या उम्मीद मैडम? अग्निवीर के बारे में बोलिए ना आप, कि आपने देश के सेना को खराब किया, गद्दारी किया। ठीक है संदीप दुबे जी, जवाब दे दीजिए। देखिए रेशू जी, क्या देंगे संदीप जी के बारे में इनको जो चिंता है मैं बताऊं, 1991 में देश में याराना गोपाल कृष्ण जी उनको बोलने दीजिए, वरना फिर से मुझे आपका आवाज डाउन करानी पड़ेगी। में प्राइवेटाइजेशन का दौर आया तो उसके पीछे भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है और कांग्रेस के लोग अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदार है। आप गद्दी पर आए, कांग्रेस जिम्मेदार है। मेरा निवेदन है प्लीज डिबेट खराब ना हो, इनका ऑडियो एक बार डाउन कर दीजिए फिर से, क्योंकि सुनेंगे नहीं। गोपाल कृष्ण जी सुनेंगे नहीं, इनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए। जी संदीप दुबे जी। देखिए रेशू जी, देखिए हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ये देश में सबका है, मैं मानता हूँ। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जातियों से भी बना ये देश है। तो जो लोग असहाय हैं, जो सबल नहीं है, उनको आरक्षण की सुविधा देने की बात बाबा साहब ने करी और सभी सरकार ने निरंतर आजादी के बाद अब तक करी है। वो लेके चली है, उन गरीबों के बारे में सोचा है, जिन जो पिछले पायदान पे उनके बारे में सोचा है। लेकिन भारत को धर्म के आधार पे विभाजन हुए 1947 के बाद अब जिस नीति के अंतर्गत कांग्रेस इस चुनाव में मुद्दा लेके आई है, कांग्रेस जिस तरह देश में जाके वोट मांग रही है या जिस तरह उनके राज्य में जहां जो बातें की जा रही हैं और धर्म के आधार पे आरक्षण देना, ये उचित नहीं है। और इस विषय पे चर्चा है, इसमें चर्चा जब इस विषय पे है तो ये सोचना चाहिए कि सरकारों को संविधान सम्मत काम करना चाहिए, क्योंकि संविधान के माध्यम से जब बड़ी बड़ी आप संविधान की दुहाई देते हो, आप कहते हो कि मैं संविधान का रक्षा कर रहा हूँ, आप कहते हो कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, मैं संविधान सम्मत काम कर रहा हूँ, तो फिर कथनी और करनी में अंतर क्यों? कुछ तो सोचो। जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितनी मूर्ख कांग्रेस के लोग इस देश
के लोगों जनता को सोचते हैं। जनता सब देख रही है और इसी का नतीजा रहा कांग्रेस दिन प्रतिदिन हाशिए पे चली गई। मैं कभी कांग्रेस की बुराई नहीं करता, राहुल जी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं खुद सोचता हूं कि कांग्रेस में जब इतने अच्छे लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतने पढ़े लोग हैं, तो योजनाओं के 85% धन जनता तक क्यों नहीं पहुंचती थी? कांग्रेस में जब इतने ही अच्छे लोग थे तो सरकार जो संविधान लेके आई है, संविधान में इतने ढेर सारे बदलाव क्यों हुए? देश में इमरजेंसी क्यों लग गई? कांग्रेस के लोग जब इतने ही अच्छे हैं और कांग्रेस इतना ही अच्छा काम कर रही है, तो आज फिर जातियों के गणित को छोड़ के धर्म के आधार पर आरक्षण देने की क्या जरूरत पड़ी? तो या क्यों सोच ऐसी कांग्रेस के मन में आई? मुझे लगता है कि एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, उसका वोट पाने के लिए, वो पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने भी ऐसे वक्तव्य रखे। वो बड़े हैं, हम लोगों से बहुत बड़े वो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं तो कभी उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस अपने मूल से भटकी है, इसलिए जनता ने उसका समूल नाश कर दिया। ठीक है, मैं आऊंगी वापस से आपके पास, लेकिन मनीष गुप्ता जी, बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का मुख्य किरदार ओबीसी वोटर रहा है। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब रही कि कांग्रेस ओबीसी का हक मुसलमानों के साथ साझा कर रही है। कांग्रेस इससे पहले ओबीसी मतदाताओं को अपने साथ लाने का काफी प्रयास कर चुकी थी, लेकिन अब जो चल रहा है ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं हो गया? देखिए, सच तो ये है कि ओबीसी के मामले में सबसे पहला काम जो है कांग्रेस ने किया था, है ना, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस उस बात को भुना नहीं पाई, क्योंकि इनके कई ऐसे मैटर रहते थे कि वो विरोधाभास में रहते थे। उन्हें लगता कि हम ओबीसी काम करेंगे तो दलितों के लिए काम नहीं कर पाएंगे, तो ये कह नहीं पाए। जैसे वो फिल्म देखी ना शाहरुख खान की, पापा पिक्चर पे जाओ ना, हीरो हीरोइन को हायर करो, टिकट दो, यही है बीजेपी, नचनियों की पार्टी। अरे यार एक बात सुनो, गोपाल कृष्ण जी क्या परेशानी क्या है आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है गोपाल कृष्ण जी? जितेंद्र, अजय देवगन, किसी को आप कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता ना सर डिबेट करने का। नहीं, बेवकूफ हो गया। अजय देवगन को टिकट कब दी? अमिताभ बच्चन को, राजेश खन्ना को, बात तो करने दीजिए ना पूरी। किसने टिकट दी? अमिताभ बच्चन को टिकट किसने दी? राजेश खन्ना को टिकट किसने दी? गोविंदा को टिकट किसने दी? अनपढ़ों की जमात। किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? कोई भी कलाकार है उस कलाकार के लिए इस तरह के अपशब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे? सर किसी कलाकार के लिए सबकी अपनी एक कला होती है, आप इस तरह के अपशब्दों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कलाकार के लिए? इस व्यक्ति को आगरा भेजने की जरूरत है। आगरा में इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं मानता हूँ, इनको आगरा भेजने की जरूरत है। पूरे देश की जनता आपको देख रही है। सर किस तरह की बातें आप करते हैं? मतलब कम से कम पढ़े लिखे हैं, क्या है आप बताइए ना, स्कॉलर है क्या? पढ़े लिखे होने के बाद आप इस तरह की बातें करते हैं, आपसे उम्मीद की जाती है इस तरह कि आप डिबेट में आएंगे और इस तरह अपमान करेंगे कलाकारों का। नहीं, मनोज तिवारी नहीं रहुआ क्या है? नहीं तो सर वो कलाकार है ना, आप किस तरीके से किसी कलाकार की कला का अपमान कर सकते हैं? किसने हक दिया है आपको? किसने हक दिया है सर आपको इस तरह का अपमान करने का? मनोज तिवारी के बारे में जो आप बोल रहे हो, 10वीं पास है मनोज तिवारी। सर वो 10वीं पास है या 12वीं पास है या ग्रेजुएशन उन्होंने की है, आपको क्या दिक्कत है सर? आपको क्या दिक्कत है? आपसे कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है, आपको क्या क्या हुआ है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको डिबेट में बिठाया, आपसे आपका क्वालिफिकेशन हमने मांगा। रेशु जी, हम तो किसी वेटर का भी अपमान नहीं कर सकते, चाहे वो किसी उसमें सर्व करता हो। हमें सब रोजगार है। ये इनकी परेशानी ये है कि जब अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ते थे, इसी तरीके से बातें करेंगे ना गोपाल कृष्ण जी, इसी तरीके से बातें करेंगे तो जनता भी समझ रही है और देश की जनता आपको क्यों नकार रही है, ये भी आप समझ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, देश की जनता भी इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगी सर। अरे कांग्रेस मीडिया पर आरोप लगाती है, ये कांग्रेस मीडिया पर आरोप मैंने सवाल लगाती है। मनीष गुप्ता जी से किया, आप बीच में घुस जाते हैं, हर चीज में बीच में बोलने लगते हैं, किसी को कंप्लीट नहीं करने देते। ये बताइए, उनको पूरा करने दीजिए सर, मेरे पास इतना समय भी नहीं है और मेरा पीसीआर से फिर से निवेदन है कि इनकी ऑडियो डाउन करने दीजिए, मुझे डिबेट पूरी करने दें जी। तो रेशु जी ओबीसी पर सबसे पहला काम कांग्रेस ने किया, लेकिन दुख की बात यह है कि वो इस बात को ओबीसी से कह नहीं पाए, जता नहीं पाए काम करना, और इसका लाभ सबसे पहले बीपी सिंह ने उठाया, और बीपी सिंह ने उठाया, कांग्रेस के लात मार के उन्होंने सत्ता हासिल की। अब कांग्रेस की हैबिट ही होगी लात खाना। ये अरविंद केजरीवाल से बार बार लात खाते हैं और उसी से गले मिलते हैं और उसी का चरण चुंबन करते हैं। अपनी इन पॉलिसी की जो इनकी जो ब्लाइंडनेस है, ये तय करने में दिक्कत होती है कौन हमारे साथ होना चाहिए,
डिस्कॉन नहीं होना चाहिए। इनकी वजह से कांग्रेस पिछड़ी है। अदरवाइज मैं उनकी दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस से बहुत शानदार नेता है, बहुत शानदार विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं एक राज परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने कैसे भी करके गांधी परिवार को आगे रखने के चक्कर में आज कांग्रेस अपने धरातल पर आ गई है। अपने जीवन के सबसे कठिन समय का फैसला कर रही है, जब इनके नेता जमानत पर हैं, 2-2 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पने का प्रयास कर रहे थे, जमानत पर है। और तो और इन्होंने ओबीसी का अपमान किया, जिसकी वजह से इनको 6 साल की सजा हुई। भलाओ सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने सजा सस्पेंड कर दी है, इनका गुनाह सस्पेंड नहीं किया। आज भी कोर्ट के हिसाब से गुनाहगार हैं। राहुल गांधी आज भी गुनाहगार हैं, बस इतना फर्क है कि इनकी सजा अभी स्टे करी हुई है। चुनाव के बाद क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये 2000 करोड़ के मामले में घोटाले में आरोपी है, जमानत पर है। ठीक है। अगर आज गांधी परिवार ना हो तो ये कांग्रेस पार्टी आज भी तरक्की कर यादव जाएगी। जी, क्योंकि समय का अभाव है, मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में धर्म आधारित आरक्षण की योजना बना रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस पर आपकी भी टिप्पणी। देखिए, मैं धर्म अरम पे तो जाऊंगा नहीं। धर्म जो हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्मों का सम्मान है, ये संविधान ने दिया हुआ है। तो ऐसा है कि जो इस समय चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए और मुद्दों पे जो चुनाव लड़ा जाएगा और सभी जनता उसको पसंद करेगी। जनता के बीच में हम अपनी बात करते हैं, हम जनता के बीच में मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लेकिन आज के परिपक्ष में हम देखें तो लगता है कि मुद्दों के साथ साथ नेताओं को भाषा की मर्यादा भी आनी चाहिए और एक चुनाव इस पर भी होना चाहिए कि कौन कितना अच्छा और कितनी सभ्य भाषा में बात करता है जनता के बीच में। देखिए, भाषा की मर्यादा हर होनी ही चाहिए। देखिए, भाषा जो है ना, जनता नहीं, क्योंकि नेताओं की सिर्फ भाषा का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है ना, तो उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। देखिए, भाषा संयमित होनी चाहिए। इस पे मैं सभी दल हैं वो भाषा संयमित होनी चाहिए कि जनता देश की जनार्दन है और जनता चैनलों के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से देखती है। जनता के बीच में हम अपनी बातों को सार्थक तरीके से रखें, विकास के मुद्दों पे रखें और विकास के मुद्दों पे ही जनता पसंद करती है। चलिए, मुझे लगता है कि आपने जो बातें कही हैं, ये बातें कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण जी को जरूर थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।